ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की इकॉनमी काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। जहां अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, वहीं देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। साथ ही इंडिया विश्व भर में कॉटन, सिल्क, राइस इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। बट अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का ध्यान इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटेन की डेवलपमेंट पे था। उनकी पॉलिसीज के कारण इंडिया की इकोनॉमी चेंज होने लगी। अब इंडिया ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर और उनके फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बनकर रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रुक सी गई, जिसका मेन कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। जैसे उस समय के बंगाल में जमींदारी सिस्टम लगाया गया, जिसमें जमींदार किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे और ऐसा न कर पाने पर उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए जमींदारों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने और अपनी जमींदारी बचाने में होता था, न कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करने लगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का बेस नहीं बनने दिया। जैसा हमने देखा, उनकी पॉलिसीज़ का दो मेन मोटिव था। पहला कि इंडिया को ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, और दूसरा इंडिया को उन इंडस्ट्रीज़ के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट बनाना, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सके। ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के मशीन मेड्स और सस्ते प्रोडक्ट्स के सामने इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर सकी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप किए गए। 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज भी आए। लेकिन तब भी शायद ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो ऐसे मशीन टूल्स बनाती है जिस मशीन टूल्स की मदद से आगे किसी प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। कुल मिला के इंडिया की इंडस्ट्रीज का बेस भी हिल चुका था। इंडिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था, जिसकी वजह से इंडिया का आधा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड था। वहीं बाकी ट्रेड कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ अलाउड था। सुएज कनाल के खुल जाने से ब्रिटेन और इंडिया के बीच की दूरी कम हो गई और इससे अब उनके लिए इंडिया के साथ ट्रेड करना और भी आसान हो गया। भले ही इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इन एक्सपोर्ट से इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इन पैसों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर और ऑफिशियल खर्चों में यूज़ करती थी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी काफ़ी ख़राब थे, जैसे 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी एट्सेट्रा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जरूर हुए, लेकिन ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के अपने फ़ायदे के लिए थे। जैसे रेलवेज और पोर्ट्स बनाए गए जिससे रॉ मटेरियल्स को आसानी से ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। रोड्स बनाए गए ताकि ब्रिटिश आर्मी को देश के किसी भी कोने में जाने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आने से ऑफिशियल्स को कम्युनिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी हुई। इन सुविधाओं के कुछ फ़ायदे आम जनता को भी हुए, लेकिन इसका ओवरऑल बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही हुआ। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे।
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इंडिया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी से भी निपटना था। इकॉनमी पे 200 सालों की गुलामी का इम्पैक्ट साफ नज़र आ रहा था।